मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। देश का एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा जो अभी आप देख रहे हैं वह है जाति जनगणना। जाति जनगणना से संदर्भ में आज इस महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे, क्योंकि जाति जनगणना का मायने इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जनता इसे समझे या न समझे, लेकिन भारत के परिदृश्य पे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उन लोगों को ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। 2025 में मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है और मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में जाति जनगणना भारत के जो सामाजिक परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है या कहें तो आर्थिक परिदृश्य है, इस सब में क्या संभवतः बदलाव आप देख सकते हैं। क्या आने वाले समय में भारत की जो भी जातियां हैं, लगभग अगर बात करें 1931 के ही आंकड़ों के आधार पर अगर चर्चा करें, जो ब्रिटिश हुकूमत के समय जाति जनगणना कराए गए थे, तो उस समय लगभग 4000 से अधिक जातियां और 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। तो क्या ये जातियां और उपजातियों की जनगणना के बाद क्या भारत जो है वह विश्व की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? क्या इस तरीके के जो समाज में जो पिछड़े वंचित लोग हैं, क्या उन लोगों को सरकार इतना बेनिफिट देगा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। क्या 5 केजी अनाज के अलावे, क्या आयुष्मान कार्ड के अलावे, क्या अब इन लोगों की सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के जो शिकार हैं, लगभग देश आजादी 1947 से लेकर 2025 तक, क्या जिन लोगों का अभी झोपड़ी नुमा घर से ईंट के मकान नहीं बने हैं, क्या आने वाले 15-20 सालों में क्या सभी लोगों के बेहतर स्थिति देखने को क्या मिल सकते हैं? तो इसमें उन लोगों को भी क्या पीड़ा हो सकता है जो सामान्य वर्ग से आए हैं, क्योंकि सामान्य वर्गों के बारे में एक यह भी धारणा है कि ये शोषित और वंचित लोगों को इन्होंने दबाया और कुचला है। अब इन लोगों की वास्तविकता पहलू कितना दबाया और कितना कुचला है, या सरकार ने ही दबाया और कुचल रखा था, इस चीज को इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो भारत में जो जातियां हैं और जातियों के अंदर जो उपजातियां हैं, क्या ये जातियां और उपजातियों को एक बहुत बड़ा क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इसके पुरोधा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की जो जनगणना की जो बात किया करते थे, उसके एक और बड़े पिलर जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं वह भी रहे हैं। अगर केंद्र की हम बात करें तो अभी ये कहा जा रहा है कि मोदी मीडिया जो है, जिसे मोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वह मोदी मीडिया मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, और जो राहुल गांधी के समर्थक वाले मीडिया हैं वह राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि भारत के लगभग इस जाति जनगणना का जो भी आंकड़े प्रदर्शित हो, उसका जो फलाफल मिलेगा वह लगभग उससे 80% पिछड़े और वंचित वर्ग वंचित रह ही जाएंगे। वही 20% लोगों को फायदा मिलेगा, जिन लोगों को बेहतर पहले से फायदा मिलते आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस चीज को समझेंगे कि भारत में अभी भी इतने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लोग शिकार हैं कि जो 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज पर ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। तो आने वाले समय में क्या जो तेंदुलकर फार्मूला है, क्या रंगराजन फार्मूला है, क्या ये सभी फार्मूले को बदलकर क्या एक नया फार्मूला लाया जाएगा? आने वाले समय में इन सभी पहलुओं को आप बदलते हुए देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का न्यूज चल ही रहा था कि उसी समय पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक चला गया। मास्टर स्ट्रोक का क्या फायदा होगा? क्योंकि ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या है और ओबीसी की संख्या को राजनीतिक ध्रुवीकरण करके एक बेहतर उन लोगों का वोट जो है वह भारतीय जनता पार्टी की ओर आप देखेंगे आने वाले समय में वह इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि बिहार, यूपी और बंगाल में आने वाले समय में यहाँ पे विधानसभा के भी चुनाव है। लेकिन खैर, इसको अगर विधानसभा चुनाव से अगर न देखा जाए तो क्या ये संदर्भ जो कहा जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को डाइवर्ट करने के लिए मोदी सरकार ने ये न्यूज को लाया है, जो अलग अलग कुछ मीडिया चैनलों पे भी इस बात की चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बात को क्या आप इस चीज को आप सोच सकते हैं कि क्या ये 2-4 दिनों का एजेंडा होगा? ये एजेंडा 2024 का है, जब लोकसभा का आंकड़े आए थे। लोकसभा के आंकड़ों में आप जब आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि जो सामान्य वर्ग के सीट थे, जहां पे सांसदों की संख्या थी, वहां पे घटे थे और ओबीसी में सांसदों की संख्या बढ़े थे। यहाँ पे इस चीज को भी समझना होगा, क्योंकि ये 2, 4, 5, 10 दिनों का ये कहानी नहीं है
कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए और ये अनाउंसमेंट कर दिए। इसका जो बुनियाद रखा गया था, ये 2024 से ही इसकी बुनियाद रखा गया था। एक समय का इंतजार था और वह समय जो है वह सरकार ने इसी महीने में इसको चुना है। अब इस चीज को जरा समझिएगा कि यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो एक केंद्रीय स्तर के लीडर हैं, कहें तो ये खुद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या इन्हीं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो ये दोनों में ये कह रहे हैं कि ये एक्सरे होगा भारत के उन लोगों के लिए जो जातिगत रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं। अब इस चीज को समझना होगा कि जो बेनिफिट मिलने वाला है, जिसे राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि ये एक्सरे के तौर पे काम करेगा, क्योंकि जो जाति जनगणना की ये मांग कंटिन्यू उठा रहे थे, क्योंकि इनके अभी जो लोटे में राहुल गांधी ने जो एजेंडा को सर्वप्रथम जो सर्वोपरि ऊपर रखा है, वह एजेंडा है जाति जनगणना का। जो जाति की जो राजनीति है वह सर्वोपरि इन्होंने सबसे पहले स्थान पर रखा। ये जो महोदय हैं, जो राहुल गांधी हैं, ये चाह रहे हैं कि जाति गणना कराकर, जनगणना कराकर हम अपने ओबीसी वोट का, एससी एसटी वोट का, एसटी वोट का हम अपनी ओर ध्रुवीकरण करें। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझना होगा कि इनके संबंधित, इनके पहले वाले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संदर्भित रहे थे और भारत के देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे, और उस देश के प्रधानमंत्री में अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम नाम लेना चाहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे नाम हम लेना चाहेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संदर्भित रहे थे, दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। और अभी जो राहुल गांधी जो इन्हीं के पीढ़ी से संबंधित है, तो इनसे पहले इन दो लोगों का क्या विचार रहा था। तो सबसे पहले इस चीज को देखेंगे कि जो एक कंटेंट आया है कि 1881 में पहली बार जनगणना कराया गया था। जनगणना जब कराई गई थी तो उस समय जातियां का भी गिनती होता था। 1931 तक ऐसे ही चलता रहा, जातियों की जनगणना हुआ, लेकिन 1941 में जब जातिगत जनगणना हुआ तो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन उस समय देश के महत्वपूर्ण लीडर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लीडर थे। इन लीडर का मानना था कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। समाज में विभाजनकारी का संदर्भ क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे अभी सामाजिक स्तर पर सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी के रूप में यहाँ पे विभक्त किया गया है। तो क्या 1941 में ही इन लोगों को डर था कि आने वाले समय में सामाजिक रूप से इस जातिगत जनगणना का एक अलग विषमता देखा जा सकता है? अब इस चीज को जरा समझिएगा कि जनगणना में एससी एसटी की गिनती भी इसीलिए कराई गई थी क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता कानून में था। यानी एससी एसटी का संदर्भित जो गणना कराई गई थी, लेकिन ओबीसी का गणना नहीं हो पाया था और इस बार सबसे ज्यादा ओबीसी की वोट पर ही ध्यान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर जाति जनगणना की बात आए और बिहार की राजनीति से अगर आप संदर्भित नहीं बातों को देखते हैं तो आपकी जानकारी अधूरी है। इसलिए अधूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे जाति देखकर ही वोट दिया जाता है, इस बात से आप कतई ऐतराज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो बिहार की राजनीति के परिदृश्य पर जाति संगठनों से होने के कारण इन्हें महत्वपूर्ण ओहदों पर भी बैठाया जा सकता है। लेकिन बिहार के इस जाति जनगणना में बिहार के दो प्रमुख लीडर, एक जो भी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और एक राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, इन लोगों का नाम लेना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने जाति जनगणना को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उठाया था। लालू प्रसाद यादव ने मंडल और कमंडल की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से लोगों के बीच लाकर खड़ा किया था। इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, कहा है कि ये स्टेटमेंट संघियों को हम अपने एजेंडे पर नचाते हैं और जातीय गणना के फैसले पर ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान है। अब इस चीज को जरा समझना होगा क्योंकि जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो मंडल और कमंडल का चर्चा खूब हुआ था। मंडल और कमंडल के उस चर्चे में बीपी सिंह की सरकार में आरक्षण की, ओबीसी की आरक्षण 27% किया गया था और इस चीज का बहुत भारत में इस चीज का व्यापक स्तर पर प्रभाव देखा गया था। इससे संदर्भित अगर बातों पे अगर हम चर्चा करें तो अगर इससे संदर्भित बातों पर चर्चा करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी
इस जाति गणना के एक बहुत बड़े पुरोधा के तौर पर काम किए हैं। इसलिए इन्होंने काम किया है क्योंकि बड़ी विरोधाभास के बाद इन्होंने जाति गणना का बिहार में शुरुआत किया और जातिगत आंकड़ों को इन्होंने बिहार के संदर्भ में प्रकाशित करवाया। पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। तो इसका विरोध जो है वह सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर किया गया है। तो क्या आने वाले समय में भारत में क्या सरकारी नौकरियां बचेंगे? क्या भारत के सरकारी विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ ओबीसी SC ST को मिल पाएगा? भारत में बहुतेरे ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जो निजी विश्वविद्यालय के तौर पर काम करेंगे या निजी रूप से संगठनें जो है वह नौकरियां देंगे। अब इस आरक्षण का क्या आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा, यह एक अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक है उन लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखे थे कि जाति जनगणना जरूरी है। अब इस चीज को जरा समझिएगा कि अगर भारत में लोकसभा बदला है तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो 138 ओबीसी सांसद जीत कर आए हैं और अपर कास्टों की तुलना में अपर कास्टों की यहाँ पे संख्या, सांसदों की संख्या में कमी देखा गया है। पिछले आंकड़ों पर अगर बात करें तो 140 अपर कास्ट से सांसद जीत कर आए हैं और इंटरमीडिएट कास्ट से 74 सांसद जीत कर आए हैं। जहां SC ST सांसदों की संख्या समान रही है, वहीं सिख सांसदों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुस्लिमों सांसद की संख्या में कमी आई है, जबकि ईसाई पिछली बार की तरह ही जीत कर आए हैं। अब यहां से इस चीज को समझना होगा कि क्या सच में जातिगत जनगणना क्या आरक्षण के उस 50% दीवार को तोड़ पाएगा? क्या तोड़ पाएगा वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जिसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि पूर्व में 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस संदर्भ में अपना ऑर्डर प्रस्तुत कर दिया है। अब इस चीज को इस वीडियो में प्रमुखता से जो अभी हमने कहा कि जो राहुल गांधी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण लीडर हैं, या कह सकते हैं कि इन्हीं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिमटा हुआ भी है। अगर इनके चर्चा करें तो इनके जो फादर थे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी साहब, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया था कि मंडल कमेटी का रिपोर्ट, क्योंकि उनके समय मंडल कमीशन उनके दरमियान प्रधानमंत्री रहने के दरमियान में मंडल कमीशन के आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो पाए थे, तो उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये 1990 की बात है, जिसमें दिवंगत प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी था कि देश में अभी कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, क्योंकि इस कारण हमने मंडल आयोग नहीं लागू किया है। देश में अगर बात करें तो असम की स्थिति सही नहीं है, पंजाब की स्थिति सही नहीं है, देश में आंतरिक विरोधाभास का सामना करना पड़ सकता है। अगर कहें तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बातों को इन्होंने जाति जनगणना पर अपना विचार को रखा था सदन में। अब इस चीज को एक्सरे के रूप में राहुल गांधी कैसे समझ रहे हैं, यह इनका एक अपना चश्मा हो सकता है। क्या सच में जो जाति जनगणना क्या सच में भारत के जातियों के परिदृश्य को क्या सच में बदल पाएंगे, या यह केवल एक राजनीति का ही हिस्सा बनकर रह जाएगा? क्या यह एक राजनीति का ही हिस्सा रह पाएगा, या ये उन लोगों तक भी इस जाति जनगणना का प्रभाव देखने को मिल सकता है जो समाज में सबसे पिछड़े और वंचित लोग हैं और जो एक हाशिए पर खड़े हैं? या केवल उन्हीं लोग तक ये फायदा मिल सकता है कि कागज पर भले वो समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उनके पास एक बेहतर व्यवसाय है, उनके पास एक बेहतर नौकरी है, बेहतर उनके पास बिल्डिंग है, तो क्या वही लोग तक तो कहीं ये व्यवस्था बनी न रह जाए? चलिए आगे बात करेंगे फिर जाति जनगणना से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।